रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। किससे? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। अब रिप्रोडक्शन के टाइप का बात करें तो ये इसका दो टाइप है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सिंगल पेरेंट ही रहता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट रहता है। जनरली डबल पेरेंट रहता है, लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, डबल पेरेंट भी रह सकता है या फिर सिंगल पेरेंट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी रह सकता है। ये क्या है आगे अच्छे से डील करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो है, मतलब अपना वो पॉपुलेशन जो बढ़ाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो आएगा वो सिंगल पेरेंट से ही आएगा। तो ये सिंगल पेरेंट से जो होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है एनिमल में भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लोअर एनिमल और लोअर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। हायर एनिमल और हायर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लोअर एनिमल और लोअर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में जो होता है उसमें जो कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसमें बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, डिजनरेशन है और बडिंग है। जबकि प्लांट का बात करें तो प्लांट में जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल में जो है जनरली एनिमल में तो डबल पेरेंट का ही ज़रूरत रहता है, डबल पेरेंट रहता है, जबकि प्लांट में डबल पेरेंट भी हो सकता है या फिर सिंगल पेरेंट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो आगे ये समझ में आएगा अच्छे से। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पहला टाइप पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन समझने से पहले दो टर्म है, इसको समझ ले। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे आप लोग सेल चैप्टर में पढ़े होंगे, जैसे कोई सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल होता है, उसी में से एक सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा इसमें जो फिलअप रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म आप समझ गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब बाइनरी फिजन ही है, तो बाइनरी फिजन भी जो है दो तीन टाइप का होता है। एक होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, एक होता है हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है, ये हम लोग बाइनरी फिजन किस में देख रहे हैं? इन अमीबा। अगर हम अमीबा के लिए बात करें, तो अमीबा में सिंपली एक पेरेंट सेल रहता है। पेरेंट सेल में अब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? ये अमीबा क्या है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। तो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होता है, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस के थ्रू इस तरीके से एक से दो स्टेप में न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया और फिर उसके बाद इसके अंदर जो इस पेरेंट सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म फिलअप है, ये साइटोप्लाज्म जब ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, उसके बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, फिर ये साइटोप्लाज्म दोनों न्यूक्लियस को इस तरीके से सराउंड करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म इसको सराउंड करके फिर ये इसका जो ये मेम्ब्रेन है, ये ऐसे फ्लोरो लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के स्ट्रक्चर को फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के फिर ये अटैच होके आगे सेपरेट आउट हो जाता है। तो बाइनरी फिजन अमीबा में जो होता है वो इरेगुलर बाइनरी फिजन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्लेन से ये डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे मतलब ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। अब हम ये क्या बोल रहे हैं? किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। आगे एक बाइनरी फिजन पढ़ेंगे लेशमानिया के लिए, उससे समझ में आ जाएगा। वैसे अमीबा में ये बाइनरी फिजन जो है लॉन्गिट्यूडिनली वर्टिकली किसी भी प्लेन से हो सकता है।
ठीक है, इसीलिए इसको इरेगुलर बैंड डिफ्यूजन बोलते हैं। वैसे आप लेशमानिया के बारे में अभी बैंड डिफ्यूजन देखेंगे तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब ये लेशमानिया का रफ डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे ये लेशमानिया एक ऑर्गेनिज्म है, इसका इस टाइप से ये स्ट्रक्चर, एक रफ डायग्राम है, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस होगा। तो पता है किसी भी सेल का जो डिवीजन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। एक से दो हो गया आगे चल के न्यूक्लियस, फिर आगे ये फ्लैजिला में जो है ये भी धीरे धीरे फॉर्म होते रहता है। फिर इस तरीके से दो फ्लैजिला आ गया, और फिर ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे इस तरीके से फ्यूरो टाइप से बनाने लगता है, और फिर आगे चल के इस तरीके से दो सेपरेट हो जाता है। तो इसमें क्या प्लेन देख रहे हैं हम, ये जो प्लेन इसमें देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के थ्रू ये डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए इसमें लेशमानिया में जो है बैंड डिफ्यूजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन होता है। और अमीबा में इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल, इसके लिए जैसे क्या है एकदम फिक्स है जी, ये लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन ही होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफ्यूजन, इसमें हॉरिजॉन्टल बैंड डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम अमीबा का बात करें तो इसमें ये कोई फिक्स नहीं है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, उसे वो इरेगुलर है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्लेन से उसका डिवीजन हो सकता है। अब ये इधर बैंड डिफ्यूजन के बारे में जो बताए थे, बैंड डिफ्यूजन में क्या बताए थे, पेरेंट सेल में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म इसको डिवीजन करेगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा दोनों के सराउंड, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होगा पेरेंट सेल में, फिर साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद इस तरीके से फिर मेम्ब्रेन फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर बना के आगे अटैच होके फिर दो डॉटर सेल में सेपरेट आउट हो जाता है। तो एक पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बन रहा है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पेरेंट सेल का कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा। एक पेरेंट सेल जो है वही दो डॉटर सेल में बट गया। ठीक है, इसमें अब ये पेरेंट सेल का जो है कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल आ गया। अब आप आगे एनसीईआरटी में देखोगे तो मल्टीपल फिजन के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो मल्टीपल फिजन भी एक बैंड डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, बैंड डिफ्यूजन में जैसे एक पेरेंट सेल से दो ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वो कैसे, प्रोसेस वही है, बस इसमें एक से अधिक हो जाता है। वो कैसे, आगे समझिए। मल्टीपल फिजन जो ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम में एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो इसका ये न्यूक्लियस में क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। सेम प्रोसेस है जैसे इधर बाकी अदर बैंड डिफ्यूजन के द्वारा जैसे होता था, तो उसी तरीके से इसका जो कैरियोकाइनेसिस होगा, तो क्या होता था, कैरियोकाइनेसिस के बाद एक से दो बन जाता था। इसी न्यूक्लियस को हम यहाँ उठा के ले लिए, तो इससे एक से दो बन गया, फिर इसी तरीके से फिर इससे दो, फिर इससे दो, इसी तरीके से जब ये 16 to 24 न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है। इसमें 16 to 24 न्यूक्लियस ही दिखाया जाना चाहिए, शायद ज़्यादा हम दिखा दिए हैं, लेकिन याद रखना है 16 to 24 न्यूक्लियस में जब ये डिवीजन हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस में फिर क्या बताए थे, इस तरीके से एक जैसे न्यूक्लियस है, इसके सराउंड जो भी जैसे एक सेल है, पहले इसका साइटोप्लाज्म होगा। अब यही साइटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर जितना भी न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर जैसे ये अब इस तरीके से बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो अब यही एक सेल के अंदर क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस का पहले क्या बताया, कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद एक न्यूक्लियस से बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा, और बहुत सारा न्यूक्लियस होने के बाद अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, जितना भी न्यूक्लियस इस कैरियोकाइनेसिस से बहुत सारा न्यूक्लियस हुआ, इसका ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, सारे न्यूक्लियस को इस तरीके से सराउंड कर लेगा, और आगे चल के ये क्या होगा, ये इसका ये मेम्ब्रेन जो ये ब्रस्ट करेगा, और ब्रस्ट करने के बाद इससे बहुत सारा इस तरह से ब्रस्ट होने का सीन दिखा दो।
ठीक है, रप्चर होगा, ये इस तरीके से ब्रस्ट करेगा। ब्रस्ट करने के बाद सब साइटोप्लाज्म से सराउंड है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा डॉटर सेल निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से फर्दर 16 to 24 बहुत सारा अब ये मल्टीपल फिजन जो देख रहे हो, ये तुम लोग के एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दिया है। ये तो याद रखना ही है, ये जो मल्टीपल फिजन है ये जनरली होता प्लाज्मोडियम में है, लेकिन जैसे अमीबा हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन होने पे अमीबा भी ये मल्टीपल फिजन शो करता है। जनरली अमीबा के बारे में हम लोग यही जानते हैं, वो बाइनरी फिजन दिखाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो इस तरीके से मल्टीपल फिजन भी शो करता है। लेकिन याद अभी फ़िलहाल यही रखना है, जो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है और अमीबा में बाइनरी फिजन। अब आगे फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जिस तरीके से बाइनरी फिजन में या फिर मल्टीपल फिजन में ही सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन में भी जो है एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म आता है। लेकिन इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे आता है, जैसे आप ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या हुआ, ये हेड अलग हो गया, ठीक है। हेड अलग हो गया, तो ये हेड अलग होने के बाद ये कंप्लीट हेड जो अलग हुआ, वो हेड कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म में अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है। वैसे जैसे ऑर्गेनिज्म है, अब ये इसका अगर 3-4 फ्रेगमेंट भी हो जाए, तो तीनों चारों फ्रेगमेंट जो है कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन में यही है। और ये अब आगे रीजनरेशन जो है, तो ये फ्रेगमेंटेशन का ही एक तरह से बोल सकते, फ्रेगमेंटेशन का ही भाई है समझने के लिए। जैसे रीजनरेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ही अगर एक्सीडेंटली हो रहा है, ठीक है, तो रीजनरेशन में से लिख सकते हैं एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अगर एक्सीडेंटली हो रहा है, ठीक है, तो उसको रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन में भी सेम वही चीज़ होता है, ठीक है। रीजनरेशन में भी सेम वही चीज़ होता है, एक मिनट, रीजनरेशन में भी सेम यही सेम चीज़ होता है। जैसे प्लेनेरिया में रीजनरेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये देखो 2-3 फ्रेगमेंट में बट गया, और दोनों तीनों इसका फ्रेगमेंट जो था वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में खुद को डेवलप कर लिया, ठीक है। अब आगे बडिंग में देखें, तो बडिंग भी एक अनदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का एक टाइप है। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे हाइड्रा में बडिंग होता है, ठीक है। हाइड्रा में जैसे ये हाइड्रा में जैसे ये हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होता है, इसमें एक आउटग्रोथ होता है, एक स्ट्रक्चर का आउटग्रोथ होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर का आउटग्रोथ इस तरीके से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और ये जब कंप्लीट इस टाइप का आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बना लेता है, जब वो अब अगर इसको सेपरेट आउट भी कर दिया जाए, तो ये खुद जिंदा रह सकता है, तो फिर ये अलग होकर ये और अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये आउटग्रोथ है छोटा सा, इसको अगर सेपरेट आउट कर दिया जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो तभी अलग किया जाता है जब वो अपने आप में एक नया इंडिविजुअल इस तरीके से बन जाता है, जो उसको सेपरेट आउट अलग भी कर दिया जाए तो वो नेचर में एग्जिस्ट कर सके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ आपको हम वर्णन किए थे, डिस्क्राइब किए थे बाइनरी फिजन में, जो जिस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल आ रहा था, उसमें बाइनरी फिजन में देख रहे थे, तो उस पेरेंट सेल का इंडिविजुअलिटी, खुद का पहचान लॉस हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे खुद का पहचान जो है, इंडिविजुअलिटी जो है, वो लॉस नहीं हो रहा है बडिंग में, क्योंकि यहाँ पे ये एक पेरेंट सेल है, तो इससे जो डॉटर सेल आ रहा है, तो ये तो अलग हो जाएगा डॉटर सेल, और ये भी खुद नेचर में एग्जिस्ट करेगा और ये भी नेचर में एग्जिस्ट करेगा, और आगे चल के इसमें फिर से आउट ग्रोथ हो सकता है और फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, ठीक है। और ये फिर नया जो डॉटर सेल है, ये फिर आगे से ये भी इस तरीके से बर्ड का आउट ग्रोथ करके फिर एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा।